मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको करोड़ों रुपए के लोन मिल जाते हैं विदाउट कोलेटरल, और कई लोग ऐसे हैं जिनको 10 लाख रुपए का लोन भी नहीं मिलता है। हाउ दिस हैपन्स? स्टार्टअप को स्कीम में 10 करोड़ रुपए का आप अनसिक्योर्ड दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, शेखर फाइनेंस वाला शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है और आपके पास कोलेटरल नहीं है और आपको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स जिनके ज़रिए आपको फंडिंग मिल सकती है, इस शो में हमने उस विषय में बात की है। दूसरी हमने बात की है कि कितने तरह के एनपीएस होते हैं और उनमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। यस, आज के हमारे शो के गेस्ट हैं मिस्टर मृत्युंजय गुप्ता। ही इज़ अ एक्स बैंकर और तकरीबन पिछले 20 साल से वो इन दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ग्रोथ फेज़ में हैं, फंड चाहते हैं विदाउट कोलेटरल, या आप एनपीए की किसी भी सिचुएशन में हैं, आपका कोई परिचित है। एक आपसे निवेदन और रहेगा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ करें, क्योंकि इससे हमें बड़ी हेल्प होती है बेहतर गेस्ट को शो के ऊपर लाने में। तो शो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जय हिंद। तो मृत्युंजय सर, आपका स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। तो आपके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूं तो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस के लिए आप ही बताएं, हु इज़ मृत्युंजय गुप्ता। नमस्कार शेखर जी। मैं मृत्युंजय गुप्ता दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। बैन बॉट इन दिल्ली ओनली, एंड अपनी सारी एजुकेशन मैंने दिल्ली से ही करी है। स्कूलिंग अपनी माउंट सेंट मैरीज, एंड अपना बीकॉम किया है मैंने वेंकटेश्वर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और वैसे मैं कहूँ तो मैं प्रोफेशन बहुत सारे चेंज किए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, नौकरी भी करी अपने डैड के अंडर एक स्वीडिश कंपनी के अंदर। और कहाँ हो तो अगर जैसे कहो तो सेल्समैन की तरह भी रहा हूँ कि मैं स्कूटरों पे घूमता था, सारी चीज़ें करता था। बट मेरे को कुछ चीज़ अपनी थी कि यार कुछ अपना होना चाहिए, कुछ वजूद होना, ब्रांड होना चाहिए कि मैं किसी को उस तरीके से हेल्प से कर सकूं कि उसका फ्यूचर और बेहतर हो जाए। उस हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद अपने एक मित्र हैं बहुत अच्छे, मेरे खुद के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने मुझे बोला, यार मृत्युंजय, जब भी तू आता है इनकम टैक्स का रिटर्न भरने, तो यार बोलता है यार पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे दे नहीं रहे लोग, यार मेरी बुक्स अच्छी नहीं, मेरे को बैंक पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे सीए ने सिखाई मुझे कि देख, जब तक ज़िंदगी है, इंसान है, उसकी मनोकामनाएं, इच्छाएं बहुत हैं, सपने बहुत हैं। उस सपनों को पूरा करना कोई सीख जाए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो सपने कई बारी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। और वो पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है, किस तरीके से आप उसको दिला सकते हो, उसके सपने, इच्छाएँ पूरे कर सकते हो, उस हिसाब से चीज़ें आप बनाओ। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। आज से मैं अगर कहूँ तो अगर वो एग्जैक्ट 28 साल पहले ज्वाइन किया। और 28 साल पहले उसने मुझे सिखाया। उस टाइम हम लोन हमारे होते थे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अरे कभी ये 50 लाख का फाइल आ जाए, 50 लाख उस टाइम हमारे लिए 28 साल पहले 50 लाख की फाइल बहुत बड़ी होती थी। बट चीज़ें हम लोग, उसने मुझे बहुत सिखाई। हम लोग पहले नेशनलाइज बैंक से बहुत काम करते थे, तो धीरे धीरे ये करते गए। फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं इस लाइन में आया तो फिर मैंने देखा कि यार इंडस्ट्री को पैसा सही तरीके से मिल नहीं पा रहा। एमएसएमई को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और उसमें सिलेक्टेड ही लोग हैं। और वो इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि वो उसके दर्द को नहीं समझते, उसको आइडिया नहीं देते, क्योंकि वो आइडिया देंगे तो वो कहता है कि यार ये बैंकर क्या अपने आप चले जाएगा। तो मैंने अपने को थोड़ा सा चेंज किया कि रिटेल लोन में नहीं करना। कर रहा हूँ अभी वो भी, बट वर्किंग कैपिटल पे जाओ आप। इंडस्ट्री को बहुत पैसा चाहिए आज की डेट में, चाहे वो नई इंडस्ट्री हो, पुरानी इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसको पैसा चाहिए। नया कंपनी बनानी है, सारी चीज़ें करनी है, उसको फैक्ट्री बनानी है, ये करना है, वो करना है, तो कैसे किया जाए। तो मैंने खुद सीखा। अगर कहो तो मेरे को कोई बैंकिंग की नॉलेज नहीं थी, बट जस्ट थ्रू एक्सपीरियंस, फाइलों को पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मैनेजरों के साथ बैठना, सीखना, उन्होंने सिखाया मुझे, मृत्युंजय ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये गलती तू कर रहा है, यहाँ पे ये चीज, ये कर, वो कर। तो मैंने चीज़ें सीखी, और आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो 20 साल हो गए वर्किंग कैपिटल में अपना काम कर रहा हूँ, पैन इंडिया काम कर रहा हूँ।
तो अभी वर्किंग कैपिटल से हम लोग बात करें तो एक एमएसएमई फंडिंग में आप किस तरह है, ये जर्नी तो रही है आपकी, है ना। आज की डेट में हम लोग बात करें तो मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको करोड़ों रुपए के लोन मिल जाते हैं विदाउट कोलेटरल, और कई लोग ऐसे हैं जिनको 10 लाख रुपए का लोन भी नहीं मिलता है। हाउ दिस हैपन्स? ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा मेरे से। आज की डेट में क्या है, ज़्यादातर जो इस फाइनेंशियल एडवाइजरी में आ गए हैं उनके दिमाग में सिर्फ यही आता है यार कि मैं 500 करोड़ रुपए की बुक्स को देखूं, 1000 करोड़ की बुक्स को देखूं, लोन हो 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, इतने का हो, और पैसा भी अच्छा है और सरदर्दी ज़्यादा कम हो, क्योंकि उनके पास CFO है, CA बैठे हैं, वो पेपर बना कर दे देंगे, बना और बैंकों को दे दो। बट जो छोटी इंडस्ट्री है, जो एक नई इंडस्ट्री चालू होने वाली है, उसके पास CFO अफोर्ड नहीं कर सकता, एक CA प्रॉपर CA अकाउंटेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। बट एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री चालू हुई, पर उसको पैसा तो चाहिए ना, ग्रोथ के लिए चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये करता गया तो मैंने गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई, मैंने उन गवर्नमेंट की स्कीमों को पढ़ना शुरू कर दिया। वो स्कीम बैंक नॉर्मली नहीं बताता था कि वो अनसिक्योर्ड लोन मैं 10 करोड़ दे दूंगा, मैं 5 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन दे दूंगा, मैं PLI स्कीम में डाल दूंगा, तो एक वो सबवेंशन स्कीम में सिर्फ 6.5% पे लोन मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। बैंकर नहीं बताता था, मैंने वो पढ़ा और फिर बैंकरों को बोला सर ये स्कीम है आपके पास और आपका बैंक कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है, और इवन आपके हेड ऑफिस ये करता है, मैं करता हूँ यहाँ पे, चाहे भले दिल्ली हो या आपका चेन्नई हो या कोची हो, ये चीज़ें चल रही हैं। बैंक तो बैंक की पॉलिसी एक ही है ना पूरे इंडिया में। तो वो चीज़ मैंने जब शुरू करी तो कुछ स्कीमें आई, जैसे CGT में SME आई, वो 5 करोड़ अनसिक्योर्ड थी, वो बहुत लोगों को पहले से चल रही थी, पर गवर्नमेंट बैंक इसलिए नहीं बताती थी यार 5 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड दे दूंगा, कैसे होगा। मैंने बोला कि सर आप कहाँ अनसिक्योर्ड हो, बैंकों को पूछा आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कहाँ हो। अनसिक्योर्ड आप इसलिए नहीं हो, 75% तो सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट दे रही है, अगर MSME डूब जाता है, सिर्फ 25% का रिस्क है ना, 25% का तो आप FD या कुछ ना कुछ ले लेते हो किसी तरीके से, उसका करंट एसेट जो डेटर स्टॉक होता है उसका तो वो चार्ज आप ही के पास है, आप तो ऑलरेडी 50% कोलेटरल पे बैठ के उसके बाद काम कर रहे हो, और 75% गवर्नमेंट ने दे दिया, तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आई। बोले यार ऐसी रहा। तो फिर मैंने बोला कि ये करते हैं, शुरुआत करते हैं। फिर मैं धीरे धीरे, काफ़ी टाइम हो गया, और PSU बैंक से बड़ा अच्छा किया, HDFC वगैरह बड़े अच्छा काम करते हैं, बहुत सारी बैंक हैं आज की डेट में, 40 इवन NBFCs को भी लाइसेंस मिल गए थे स्कीमों में, तो वो किया। फिर जब धीरे धीरे अब कोविड के बाद अपने प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी ने कुछ स्कीमें ऐसी निकाली यार, हर कोई मैन्युफैक्चर ट्रेडर को तो दे देता है, पर आज की डेट में स्टार्टअप्स आ गए हैं बहुत। स्टार्टअप में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा काम है और पैसा कमा कर देता है गवर्नमेंट को, उसके लिए स्कीम क्यों नहीं निकाली। तो उन्होंने स्कीम निकाली CGSS, क्योंकि सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपका स्टॉक नहीं होता, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर होते हैं, मतलब जो लेने वाला है जिससे देने वाला है, बस वो ही होता है और कुछ होता ही नहीं। तो उन्होंने वो स्कीम निकाली कि हम स्टार्टअप्स को, उनकी पॉलिसी बनाई कि क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उस पॉलिसीज़ को मैं फॉलो करके कस्टमर को बताता था ये फॉलो करो, या अगर कंप्लाइंस नया कंपनी बना रहे तो ये स्कीम पूरी सारी चीज़ें कर लेना गवर्नमेंट के कंप्लाइंस, कि तुम उस वाली स्कीम में फॉलो हो जाओ, ठीक है ना। या पुराने 2-3 साल पुरानी कंपनी होते हैं उनको भी मैंने बताया कि ये बना लो, तो मेरे पास भी बहुत सारे कंसल्टेंट उनके साथ धीरे धीरे उनको बताया, तो वो करना शुरू कर दिया। तो ये CGSS की जो निकाली, जिसमें मैन्युफैक्चर भी आता है, ट्रेडर भी आता है और सर्विस सेक्टर भी आता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आप CC लिमिट नहीं दे सकते, OD लिमिट दे सकते हो। एक सर, इसमें आगे बढ़ने से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो CGT MSE स्कीम है और जो CGSS स्कीम है, इनमें की डिफरेंसेस क्या हैं? इसमें जो मेजर की डिफरेंस जो है, क्या होता था CGT में से भी की एक पॉलिसी है कि 3 साल के क्लोज्ड फाइनेंशियल होने चाहिए। अब 3 साल के क्लोज्ड फाइनेंशियल के लिए पहले इंतजार करे कस्टमर, तब उसको वो देगा। CGSS का है कि वो स्टार्टअप को भी लोन दे सकता हूँ, बट उसमें से उन्होंने ये कहा, कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई कि आप DPIT रजिस्टर्ड होने चाहिए।
1 साल का क्लोज्ड फाइनेंशियल होना, कम से कम 1 साल तो क्लोज होना चाहिए। एक आपने टर्म यूज किया DPIIT, DPIIT, हाँ। व्हाट इज दिस? DPIIT एक रजिस्ट्रेशन है स्टार्टअप का। इसमें इनकम टैक्स के भी बहुत सारे फायदे हैं। 3 साल तक तो आपको टैक्स ही नहीं भरना अगर प्रॉफिट करते हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ कितना भी टैक्स हो? हाँ, कितना भी टैक्स हो, ये स्टार्टअप के लिए है स्पेशली। मतलब अगर मैंने किसी साल 10 करोड़ का टैक्स कमाया, उसमें मुझे 3 करोड़ का टैक्स भरना था, 10 करोड़ रुपए कमाए, 3 करोड़ का टैक्स भरना था, मुझे स्किप हो जाएगा? आपको स्किप हो जाएगा। आपको उस स्टार्टअप में DPIIT पे रजिस्टर्ड हो, आप DPIIT में रजिस्टर हो, आपको 3 साल तक टैक्स नहीं भरना। यस, ये बहुत बड़ा वो फायदा है उसमें। DPIIT में मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है। DPIIT में रजिस्टर होना चाहिए। और DPIIT की एक रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है, आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को नहीं मिलती। आपको प्रॉपर ROC वाला LLP या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। ओके, तभी आपको DPIIT का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसमें फीस बहुत हैवी होगी या तो फिर? नहीं, कुछ हैवी नहीं है, नथिंग इज हैवी, कुछ भी नहीं लग, सब ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास सारे कागज है, उद्यम आधार हो गया, ये हो गया, GST रजिस्ट्रेशन ये हो गया, सारी चीज़ हो गया, इनकॉर्पोरेशन MOA हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ अपलोड करनी है और आपको अपना एक फ्री ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। अगर नहीं है तो उसके लिए कंसल्टेंट बहुत बैठे हुए हैं। तो जैसे अमरिंदर जी है, मैं उनके साथ करता हूँ, वो DPIIT का रजिस्ट्रेशन मास्टर है, वो करवाता हूँ मैं उनसे, बोलता सर आप करिए, इसको बंदे को ज़रूरत है, इसकी बुक्स अच्छी है, इसको मिल सकता है। बाप रे बाप। तो ये चीज़ करा तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये उसमें एक स्टार्टअप की स्कीम की पॉलिसी जो मैंने बताई, उस DPIIT में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंपनी आपकी 10 साल से पुरानी इनकॉर्पोरेटेड नहीं होनी चाहिए, मिनिमम उससे कम होनी चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। CGSS में? मतलब DPIIT की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी बता रहा हूँ। ओके। प्राइवेट लिमिटेड, LLP या लिमिटेड को ही DPIIT का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, प्रोप्राइटरशिप और नॉर्मल पार्टनरशिप को नहीं मिलेगा। ओके। आप रजिस्टर करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, उद्यम आधार लीजिए, GST लीजिए, ये लीजिए, सारी चीज़ अपलोड करिए, आपको DPIIT का रजिस्ट्रेशन मिल गया। ठीक है। कुछ चीज़ बताएंगे इनोवेटिव की, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, वो आपको मिल सकता है। बट कई चीज़ें लोगों, नॉर्मल लोगों को भी मिल जाता है, बट कुछ थोड़ा बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, तो उस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर एक पॉलिसी है CGSS में कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 10 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, विदिन 10 ईयर्स होनी चाहिए। विदिन 10 ईयर्स इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। ओके। ठीक है ना। और 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ओके। आज मोदी जी ने एक बहुत अच्छा किया, जो नया पॉलिसी लाया, अब 200 करोड़ कर दिया है, इस अप्रैल से चालू हो गया। अरे वाह। 200 करोड़ तक भी अगर आप हो स्टार्टअप, ऐसे बहुत सारे आइकॉन्स हो गए जो 200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा हो गया काम ये 2014 के बाद। तो 200 करोड़ तक भी अगर आपका वो है तो भी अब आपको इस पॉलिसी के अंडर देंगे। जो पहले हम 10 करोड़ देते हैं, 20 करोड़ देंगे। ओके। ठीक है ना। नॉर्मली CGT MSME में आपका 5 करोड़ तक की लिमिट थी, अब वो 10 करोड़ की लिमिट हो गई है। तो 5 करोड़ उसमें, पर क्या है, आप उसमें भी लिमिटेशन है कि 100 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकते। पर स्टार्टअप में CGSS में आप 200 करोड़ वाले तक को भी दे सकते हो। इन दोनों स्कीम्स में कोई कोलेटरल नहीं लगता? लेटरल कुछ नहीं लगता है इसमें। कई बैंकें अपने अपनी पॉलिसी के हिसाब से चेंज करती हैं, हर बैंक बिल्कुल 100% फॉलो नहीं करता। मैं ये कहता हूँ दुख की चीज़ है, गवर्नमेंट बनाती है पर बैंक उसको नहीं फॉलो करता। सबों को अपना अपना चाहिए कि नहीं यार मेरे को इतनी सिक्योरिटी तो चाहिए, पर गवर्नमेंट इसको भी 75% सिक्योर करके देती है, क्योंकि अपने MSME से फीस लेती है गवर्नमेंट कि अगर मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ तो मेरी 2% की फीस है गवर्नमेंट की, आप उसका 2% फीस गवर्नमेंट को दीजिए। वो गारंटी गवर्नमेंट बैंक को देती है कि तेरा 75% लोन मैं सिक्योर कर देता हूँ कि MSME में अगर मेरा मर गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्या चीज़ हो, ये 75% मैं सिक्योर करके दे रहा हूँ, 25% रिस्क बैंक का रहेगा। ये जो मार्जिन है या रेट है फीस का, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है या फिक्स है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करते हैं अपनी फीस, गवर्नमेंट की फीस होती है। बैंक अपनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। ओके। वो अपने केस टू केस रेटिंग वेटिंग के हिसाब से सारी चीज़ें चार्ज करता है। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कुछ अंतर आता है क्या इसकी वजह नहीं, से? सेम ही है। ओके। नॉर्मल ऐसा नहीं कि अनसिक्योर्ड में आप जैसे BL लेते हो या वो लेते हो तो वो 16% 18% है। यहाँ पे नॉर्मल है, 9 से लेकर 11% पे लोन मिलता है। जो नॉर्मल
प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हो ना आप वर्किंग कैपिटल के लिए, वही 9% से 11% में मिलता है। सिर्फ फीस आपको गवर्नमेंट की एक एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सिक्योर कर रही है। बैंक को सिक्योरिटी चाहिए ना कि मेरा ये 75% देगा कौन, अगर मैं नहीं मिला तो मेरे को कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। ओके, मतलब 25% का रिस्क गवर्नमेंट बैंक अगर किसी का रेट 9% है तो 2% उस पे वो 11% का उसका साल का एक्सपेंस है। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में 50 पैसे जैसे बैंक फीस लेती है, तो वो फीस तो जानी है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फीस और देनी है, बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर्टी, सो यू आर गिविंग इट। एक सर इसमें चीज़ और थी कि इसके अंदर जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई जो लोग नई इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, CGSS में तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं प्रोजेक्ट? नहीं, ये स्कीम जो है, जो CGS और CGTMS में पॉलिसी है 3 साल का क्लोज फाइनेंशियल। करेक्ट। अब 2 साल की क्लोज फाइनेंशियल पे भी काम करने लगे हैं बैंक। CGSS 1 साल का क्लोज फाइनेंशियल होना ही चाहिए, प्रॉफिट रेवेन्यू होना चाहिए, प्रॉफिट एबिटा प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, ये ना हो कि एबिटा भी लॉस में है, एबिटा तो कम से कम प्रॉफिट में लाओ। एबिटा क्या होता है, व्यूअर्स को सर ये भी बता दें। एबिटा देखिए, मैंने आपको बताया मैं CA बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो इतनी ज़्यादा नहीं, बट ये कह सकता हूँ कि बेसिकली आपका एक रेवेन्यू होता है, आपके एक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले आप कम से कम एक प्रॉफिट पे तो आ गए, पर पता तो चलेगी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये सारी चीज़ें करें, उसके बाद तो बहुत अलग आ जाएगा। पर एबिटा तो प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम एक प्रॉफिटेबिलिटी तो है ना इस बिजनेस में। करेक्ट। या पर आप बोलते रहो कि जैसे अब वो जोमेटो चल रहा है, लॉसेज ही लॉसेज है, तब भी पैसा इन्वेस्टर दे रहा है, पर वो छोटे बंदे को मिलता नहीं क्योंकि वो जोमेटो नहीं है। करेक्ट। तो ये स्कीम उन लोगों के लिए है, वो छोटे बंदों के लिए, काम तो करो यार, तुम इंडस्ट्री को लाओ। ये छोटे बंदे ही सर इस देश को चला रहे हैं। जोमेटो नहीं चला रहा इस देश को। जोमेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस तो मतलब कुछ फ्यू थाउजेंड्स होंगे जो कुछ हजार लोगों को रोजगार देते हैं, बट जो MSME है मुझे लगता है पूरे देश के टोटल एम्प्लॉयमेंट का मोर देन 50% जनरेट करते हैं शायद। अगर आपने कभी पढ़ा हो, अभी न्यूज़पेपर में भी आया था, जो इस बारी सीतारमन ने उसमें कहा था कि कितनी इंडस्ट्रीज, अगर आपने रेशियो पढ़ा हो GST कितना कलेक्शन हो रहा है, तो GST कलेक्शन के वजह से ही पता चल जाता है कि कितनी इंडस्ट्री बढ़ी है। बहुत सारी इंडस्ट्री बढ़ी है। क्या रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं, GST रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं, जो 2014 से पहले नहीं थे। ईज ऑफ वर्किंग, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, ऑनलाइन प्रोसेस किया, आपके अकाउंट खुल जाते हैं ऑनलाइन, सब कुछ चीज़ें, ये फैसिलिटी ऐड हुई। तो इस वजह से बहुत सारी फ़र्क पड़ा है इंडस्ट्री के वजह से। PLI स्कीम लाई, रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम लाए, ये स्कीम लाए, सब कुछ स्कीम ला रहे हैं गवर्नमेंट। उन सब चीज़ों को करते हो तो बहुत बेनिफिट होता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं सर कि ये जो CGSS स्कीम है ना, इसके एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स क्या हैं? CGSS के पैरामीटर जो मैंने बताया, एक तो DPIT रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपका कंपनी का 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है। कंपनी 10 साल से ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपका 1 साल का क्लोज फाइनेंशियल होना चाहिए। ठीक है। और आप एबिटा प्रॉफिट पे होने चाहिए। ठीक है। दैट्स इट। अगर ये पांचों पैरामीटर में फुलफिल कर रहा हूँ, मुझे फंडिंग मिल जाएगी? आपको ये मिल जाएगी। इसमें फॉर्मेट सिंपल ही होता है, जैसे CGTMS में होता था, OD लिमिट, CC लिमिट। मैं उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना था क्योंकि वो बहुत लंबा एक चैप्टर एक अलग से चल जाएगा कि OD लिमिट क्या होती है, CC लिमिट क्या होती है। OD लिमिट, CC लिमिट और कोई भी कैपेक्स कॉस्ट के लिए, मतलब कोई मशीनरी ऐड करनी है आपको, कोई कंप्यूटर खरीदने हैं, कैपेक्स का कॉस्ट करना है, तो बैंक आपको 100 रुपये की, अगर कोई कंप्यूटर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 लाख का कंप्यूटर आ रहा है, 30 रुपये आप लगाओगे, बैंक आपको 70 रुपये देगा, वो टर्म लोन की तरह दे देगा, ओवर एंड अबव द OD-CC लिमिट। बिकॉज वो एडिशन होगा, तभी तो और प्रोजेक्शन में एडिशन होगा ना। करेक्ट। इस साल में 10 करोड़ के टर्नओवर बैठा था, तो मेरे ये कंप्यूटर आ जाएंगे सर्विस इंडस्ट्री के पास, तो इतनी जॉब और बढ़ेगी, तो उससे मेरा टर्नओवर अगले साल मेरा 20 करोड़ का, 25 करोड़ का होगा। ओके। इसमें अप्रूवल जो होता है उसमें कितने चांसेस हैं अगर मैं ये पांचों क्वालिफाई करता हूँ तो? देखिए, इसमें अप्रूवल के चांसेस क्या है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। मैं कई बार कस्टमर को सिर्फ लॉगिन के लिए फ़ाइल नहीं उठाता हूँ, मैं कस्टमर को बता के चलता हूँ या उसके CA से भी बात करता हूँ कि सर ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। हर चीज़ ये नहीं होता कि आप ज़ीरो कैपिटल से काम कर रहे हो और बैंक आपको पैसे दे, नहीं।
आपको इन कागजों पे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें हैं तो मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी पर जाए, मुझे बैंक की पॉलिसी पता है, तो मैं बैंक को पकड़ लूँगा, सर ये पॉलिसी के अंडर है, आप कैसे मना कर सकते हो, लिख कर दो। करेक्ट। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग हाँ, जब common स्कीम्स के लिए अप्लाई करते हैं? जैसे CGSS के लिए मैंने अप्लाई किया, आज की डेट में स्टार्टअप कहता है कि मेरा 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है, मुझे गवर्नमेंट दे दे मुझे 10 करोड़, मैंने कैसे दे देगी 10 करोड़? आपका रेशियो होता है हर चीज़ के, जब हम कभी भी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, हर चीज़ का एक रेशियो होता है, DSCR रेशियो होगा, कर रेशियो होंगे, ये रेशियो होंगे। तो गवर्नमेंट बैंकर भी ये कहता है यार अगर मैं तेरे को 1 रुपया दे रहा हूँ, मतलब 2 रुपये दे रहा हूँ, तो कम से कम 50% तो कैपिटल अपनी भी लगा ना, सारे मेरे ही कैपिटल से ही काम करेगा। तो फिर एंड ऑफ द डे तो आपने वो चाहिए, फिर वो कोलेट्रल के लिए, जब कोलेट्रल नहीं रह रहा तो आपका कहीं ना कहीं कैपिटल भी बहुत तरीके के होते हैं। आप जैसे कैपिटल दिखाते हैं लोग, एक तो पेड अप कैपिटल हो गया, फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, प्लस आपका कोजी कैपिटल। कोजी कैपिटल मीन्स वो लॉन्ग टर्म बोरिंग पे कई बार ही डालते हैं CA, वो होता है कि लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, बैंक उसको कंसीडर करता है। इजी भाषा में बोलें तो ये क्या है? यार सिंपल है, डायरेक्टर है, मैं अगर ROC में पैसा जमा कराऊंगा तो मैं पेड अप कैपिटल करूंगा, तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं ROC के अंदर। मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाऊंगा तो ROC में चार्ज नहीं क्रिएट होता, ROC को पैसे, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है। आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिख लो कि डायरेक्टर ने एक इन्फ्यूजन किया हुआ है कैपिटल का, अपनी तरफ से पैसा लगाया, जब कंपनी कमाएगी तब मैं ले लूंगा 5 साल 10 साल बाद, वो पर कैपिटल रखा हुआ है बैंक गवर्नमेंट के, ओके। उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, दे रहा, इसको कोजी कैपिटल बोलते हैं। उसे कोजी कैपिटल कहते हैं। ओके। तो वो आप या तो रिलेटिव से ले सकते हो, ऑब्वियस है कि उसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए, क्योंकि CA को सर्टिफाई करता है, तो वो बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो डायरेक्टर भी दे सकता है, अपने दोस्तों से ले सकता है, अपने रिश्तेदारों से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, उसे कोजी कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखा दो तो वो कैपिटल हो गया। फिर एक आपका DP कैलकुलेशन होती है, DP कैलकुलेशन एक सिंपल है, एक बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है, वो जहाँ CC होती है वो DP जैसे आपका वो दिखा, ये जो टर्म है ना DP सर, इसका फुल फॉर्म ड्राइंग पावर निकालता है कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का कैपिटल आपको लगाया, गैप वर्किंग कैपिटल का गैप क्या है, आपका स्टॉक है, आपका डेटर है, ठीक है ना, ये दो बंदों को टोटल किया है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब आपको ये जो पैसा आना है डेटर से पैसा, मतलब आपके जो बायर हैं, पानी ले लीजिए, आपको गला सूख रहा है। नहीं बायर से पैसा आना है, बट वो 60 दिन में देता है, पर क्रेडिटर को भी तो मुझे देना है, वो कह रहा है मैं 30 दिन से उधारी ज़्यादा नहीं दे सकता आपको, वो मेरे को 60 दिन में पैसा देगा। तो बैंक एक आपका करता है कि इतना गैप है इन दोनों के बीच में, इस बंदे को इतने पैसे की हर समय जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको एक वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा देता है। दैट इज कॉल्ड DP कैलकुलेशन होती है, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, ड्राइंग पावर, कि मैं कितना पैसा विड्रॉल कर सकता हूँ एक अपनी लिमिट के अंदर से। अच्छा, तो वो किस पे डिपेंड करता है? कहते हो ना, एक आपका स्टॉक, एक आपका डेटर, ओके, और फिर माइनस क्रेडिटर, ओके। तो एक होता है कि 25% का मार्जिन बैंक बोलता है कि इतना मार्जिन तो होना चाहिए, कि मतलब आपका 100 रुपये का स्टॉक रखा है, 200 रुपये का आपको डेटर है, तो 300 रुपये हो गया, 25% का मार्जिन कस्टमर का होना चाहिए, ओके, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 70। ये भी नहीं रखते लोग हैं, ये भी नहीं रखते कई बार। ये प्रॉब्लम है कि एक्चुअली हम ये अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे अब मैं कहूँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को समझ लो। अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, मैं बहुत बारी केस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहूँ मेरे ही खराबी हो सकती है, या बहुत लोग करते भी हैं, उनको वर्किंग कैपिटल लिमिट नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं आटा खरीदूंगा या गेहूँ खरीदूंगा या बेसिकली वो खरीदूंगा, सब्जी खरीदूंगा, पेरिशेबल है, 2 दिन में ख़त्म। कोई मेरे से पिज़्ज़ा खरीदने आएगा, उधारी खा के थोड़ी जाएगा, भाई पैसे ले, पिज़्ज़ा खा, चले जा, मेरे डेटर भी नहीं है। करेक्ट। जो क्रेडिटर होते हैं वो कहता है सब्जी वाला मेरे को उधारी नहीं देता, वो ज़्यादा दिन की उधारी देगा, 3 दिन की उधारी देगा, तो मेरे पास क्रेडिटर भी नहीं है, तो मेरे पास DP कैलकुलेशन ही नहीं है। अब मेरे पास क्या, टर्नओवर बहुत है, तो बैंक बोलता है यार सर मैं ये स्कीमों में नहीं दे पाऊंगा आपको, आपको स्टॉक दो, वो मुझे कोलेटरल दो तो मैं दूंगा। मतलब सब कुछ होते हुए भी उनको फंडिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके पास DP कैलकुलेट है ही नहीं, आपके पास ना क्रेडिटर है। आपको वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है,
पैसे लेने हैं तो मेरे पास जरूरत है ना, अब पैसे लेने भी नहीं है, पैसे देने भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है। हाँ, मेरी टर्नओवर 20 करोड़ की 100 करोड़ की है। अमेजिंग, ये मुझे आज पता चला। तो जब है ही नहीं मेरे पास तो मैं कैसे उसको करूंगा? तो मैं बैंक बोलेगा तेरे को जरूरत ही नहीं पैसे की, कहाँ जरूरत है? हाँ, कैपेक्स कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए, नया रेस्टोरेंट बनाना है तो पैसे देने को तैयार हूँ, क्योंकि तेरा इंटीरियर्स होगा, सब कुछ होगा, उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। पर वर्किंग कैपिटल में दूंगा तो मेरे को एसेट ला के दे, एसेट ला के दे। तो ये है। ओके, एक चीज़ और इसमें मुझे ये जानना थी कि कई लोगों के सिविल में प्रॉब्लम्स रही हैं, कभी खुद की वजह से, कभी किसी के लोन में गारंटर होने की वजह से। क्या वो लोग भी इन स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं? देखो, कर सकते हैं, बट अगर आपका जस्टिफाइड रीज़न नहीं है और आपके पास ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलता कभी भी। ये उनके लिए नहीं है फिर? नहीं है बिल्कुल। सिविल बैंक को बिल्कुल टच चाहिए। अगर लेगा तो बोलेगा एसेट दे दो, तब कॉल ले लेगा। कई बार बैंकर कॉल ले लेते हैं कि मेरे को एसेट मिल रहा है, मैं ले लूँगा। बट अगर उसको भी लगा वेटफुल डिफॉल्टर रहा, और मैं खुद रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, आज की डेट में मेरे पर कोई भी एक एनपीए का ठप्पा नहीं है। एक मेन पॉइंट होता है, कई बार बैंकर हमारे कहने पे कभी काम करता है तो कहता है यार ये बंदा खुद सर्वे करता है, पहले पूरा सारी चीज़ें देखता है, समझता है, और इसको खुद लगता है अगर ये वेटफुल डिफॉल्टर रहेगा कस्टमर, तो मैं खुद ही फाइल पे देखता नहीं हूँ, मैं खुद ही फाइल रिजेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि कोई किसी की जॉब है, बैंकर अप्रूव करता है तो उसकी भी स्टेक पे लगी हुई है, किसी को पैसा दे रहा हूँ, तो वो वाली बात है। पर सिबिल में, इन स्कीमों में कभी बैंक आपको नहीं देगा। आपका सिबिल फर्स्ट क्लास, और अगर जस्टिफाइड रीज़न है तो बैंक समझेगा, ब्लैक एंड वाइट में कागज़ मांगेगा और आपको पैसा देगा इस स्कीमों में भी, पर जस्टिफाइड रीज़न हो चाहिए। अगर जस्टिफाइड रीज़न नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो कैन यू शेयर मी अ सक्सेस स्टोरी, किसी के साथ आपने किया हो? हाँ, मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक हमारे स्टार्टअप थे, मैं कंपनी का नाम तो नहीं बताऊँगा क्योंकि हमारे प्रोफेशन में एक एनडीए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप मेरे फाइनेंशियल और वो सारी चीज़ें किसी को भी शेयर नहीं करें कि मैंने पैसा लिया है। तो एक मेरे मित्र हैं बैंगलोर से, उन्होंने उनके क्लाइंट थे जिनका कंप्लाइंसेस का पार्ट किया था उन्होंने, कि सारी रजिस्ट्रेशन कराना, ये कराना, वो कराना, तो वो सारी चीज़ करा चुके थे। अब उसकी इंडस्ट्री तो चालू हो गई थी। अब वो बैंकों के पास जाता था कि सर मेरा एबिटा प्रॉफिट है, पैठा प्रॉफिट है, मैं आइटम भी ऐसा बना रहा हूँ, मैं मेड इन इंडिया भी हूँ, ये भी हूँ, सब कुछ हूँ, पर मुझे कोई बैंक लोन ही नहीं दे रहा है। भले ही मैं अभी 2 करोड़ की बुक्स में बैठा हूँ, पर आगे तो ग्रोथ करूँगा। तो वो मेरे पास, मेरे फ्रेंड ने मुझे बैंगलोर से, वो हैदराबाद का क्लाइंट था और मैं दिल्ली बैठा हुआ था, वो उन्हीं बैंकों में गया था जिन बैंकों में मैंने उसको सैंक्शन करके दिया। ठीक है ना? तो मैंने उसके पहले प्रॉपर पेपर पढ़े, फिर मैंने उसको बोला देखो 3 महीने तेरे को रुकना पड़ेगा। क्यों? ठीक है ना? 3 महीने रुक, क्योंकि तेरी प्रोविजनल तैयार हो जाएगी। क्योंकि इस साल तेरी टर्नओवर हो रही है 4 करोड़, पिछले साल थी 2 करोड़। तो जनवरी में आएगा तो बैंक प्रोविजनल मांगेगा, तो तेरी अभी टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ 25 लाख है। तूने कैपिटल इस साल बहुत लगाया, सब कुछ लगाया, और इस बार ही तेरे पास एक कस्टमर बहुत अच्छा आ गया है, टाटा। टाटा का एक स्ट्राइडर, एक ब्रांड है जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल करेक्ट बेचता है, टाटा। वो बैंक कस्टमर तेरे पास बहुत अच्छा है। और तेरी हीरो होंडा से बात चल रही है, हीरो साइकिल्स वाले तेरे से टाइप करना चाह रहे हैं, टीआई साइकिल से भी बात कर रहा है तू, तो ये सारे साइकिल ब्रांड फेमस ब्रांड्स हैं। तो 3 महीने रुक, और इन चीज़ों को मेरे को एक बार सीए से बात कराओ, मेरे को कुछ चीज़ें बात करनी है, जो चीज़ों को ये 3 महीने में मैं कर सकता हूँ। वो 3 महीने मेहनत करी, उसने भी मेरा साथ दिया, सीए ने भी मेहनत करी कि मुझे ये 3 महीने में ये चीज़ें, फिगर्स चेंज आपको करने पड़ेंगे। आप जब तक ये सारी चीज़ें नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। फिर जब वो सारी चीज़ें हुई, प्रोविजनल बना, सब कुछ बना, मैं बैंकों के पास गया, हैदराबाद स्पेशली गया उसके लिए। उसके पास ऑर्डर आ गया था 10 करोड़ रुपए का सीधा, और टाटा ने दे रखा था, और टाटा की पेमेंट मैक्सिमम 30 दिन या 45 दिन में पेमेंट आ जाती थी।
तो जब मैंने उसको प्रोजेक्शन बैंक को दिखाई, नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन 12 करोड़, बैंक बोलता है सर 2 करोड़ से 4 करोड़ समझ गया, दिखाई दे रहा है बुक्स में, मतलब बुक्स में दिखाई, वो तो दिखाई दे रहा है, बट नेक्स्ट स्टेप आप सीधा 12 करोड़ कैसे प्रोजेक्शन दिखा सकते हो? मैंने बोला सर ये देखो पीओ, मुझे मंथली इतनी सप्लाई करनी है, अब इस पीओ के हिसाब से मेरे को ये वाला मटेरियल तो लेना पड़ेगा ना, तो वो मटेरियल लेने के लिए मुझे पैसा चाहिए और कंफर्म ऑर्डर है। आपके पास बैंकिंग में किसका पैसा डायरेक्ट, इनका जो बायर है टाटा, वो देगा ना स्ट्राइडर आपको, तो आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे आएंगे। इतनी साइकिल हर महीने इसको सप्लाई करनी है। तो वो जब बात हुई उनसे, तब मैंने बैंकर को बताया कि ये स्कीम है आपकी, एक स्टार्टअप को स्कीम में 10 करोड़ रुपए का आप अनसिक्योर्ड दे सकते हो। वो कस्टमर ने कहा, बैंकर ने मुझे ये कहा कि सर ये तो मेरे पास पहले भी आए थे और इनका बैंकिंग तो हमारे उसमें है। मैंने बोला हाँ प्रॉब्लम तो क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर इनके फाइनेंशियल में ये है। मैंने बोला ये देखिए सर फाइनेंशियल, सर ये कैपिटल। मैंने बोला हाँ कैपिटल है, आपको CSA लेटर चाहिए, मैं CSA लेटर ला के देता हूँ, ये कैपिटल है। सर एंट्री, ये री एंट्रीज बैंकिंग में है। अच्छा फिर आप 12 करोड़ का प्रोजेक्शन कैसे दिखा रहे हो? मैंने बोला 12 करोड़ का प्रोजेक्शन मेरे पास पीओ है, और टाटा का पीओ अगर आप रिजेक्ट करते हो तो बताओ। बोला नहीं सर बड़ा ब्रांड है टाटा, तो टाटा का कैसे मना कर सकते हैं, और कंफर्म ऑर्डर है और ये है, ये सारी चीज़ें चाहिए सर, ये इसको बैटरी लानी है, इसको ये लाना है, इसको मेटल लाना है, ये लाना है, सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, फैक्ट्री है, DPIT रजिस्टर्ड है। बोले DPIT रजिस्टर से क्या 10 करोड़ का? मैंने हाँ आपकी चीज़ें से इसकी पॉलिसी स्कीम पड़ी है। उन्होंने बोला कि नहीं हम तो यहाँ करते नहीं। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, मैं एक बार ही पूछता हूँ बिजनेस हेड से, आपके हेड ऑफिस आपका बॉम्बे में है, आप उनसे पूछता हूँ कि आप अगर दिल्ली करते हो हैदराबाद क्यों नहीं करते हो, कि स्टार्टअप वहाँ पे वो डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। बोले सर मेरे को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने बोला सर देखिए मैं तो इनको जानता हूँ जो आपके बिजनेस हेड है, जो वर्किंग कैपिटल का काम करते हैं, मैंने दिल्ली में काम कराया, ये सैंक्शन लेटर है, सारी चीज़ें हैं। बोले सर अगर कराया तो इसका मतलब हमारा बैंक कर रहा है, तो आप पहले पूछिए। फिर उन्होंने पूछा, भले मैंने तो उसको इतना अप्लाई नहीं किया था कि मैं 10 करोड़, उसको पैसा भी मेरे को जो देना था वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 करोड़ रुपए देने थे। तो फिर उसके बाद बैंकर ने बोला ठीक है सर इसको ऐसे करते हैं, इस तरीके से करेंगे, और फिर उन्होंने उसको दिया। और मैंने उसको जो कैपेक्स कॉस्ट था, उसके पास कुछ एक छोटी सी एसेट थी, सिर्फ 50 लाख की एसेट थी। 50 लाख के एसेट पे मैंने बोला यार तू 50 लाख का एसेट दे देना बैंक को, क्या प्रॉब्लम करता है, तब भी 6 करोड़ दे रहा है ना आपको बैंक, मना तो नहीं कर रहा। 10% से भी कम कोलेट्रल है। हाँ दे दो, इतना अगर वो विश्वास कर रहा है आपके ऊपर, आप दे दो। उसने बोला ठीक है सर मैं देता हूँ। उसका एक घर था छोटा सा, उसने 50 लाख का घर दिया बैंक को, और बैंक ने उसको 60 वो दिया। आज की डेट में मेरे को इसको हो गया करीबन 3 या 4 साल हो चुके। आज वो 25 करोड़ या 26 करोड़ की बुक्स में बैठा हुआ है, उस 6 करोड़ रुपए की वजह से। आज हीरो साइकिल्स भी आ गई है, TI साइकिल्स भी आ गई है, और टाटा तो चल ही रहा है उसका। वाह। और इन लोगों को कई लोग, अब उसके पेटेंट्स, उसने कुछ चीज़ें ऐसी बना ली हैं जो पेटेंट्स के वजह से अपनी रॉयल्टी लेकर वो काम कर रहा है उस पर, और IIT वगैरह में जाके लेक्चर देता है वो बंदा, बहुत बड़ा स्कॉलर है, शार्क टैंक वगैरह में भी आ चुका है। अच्छा, अभी तक डाइल्यूट नहीं करी उसने अपनी इक्विटी। वाह यार सर। तो वो मैं ये कहता हूँ कि इसकी अगर ग्रोथ हुई है, आज मैं ये कहता हूँ कि कोई मना नहीं करता। कहता तो जो बजाज था आज से 20 या 30 40 साल पहले, वो बजाज की टाटा के लेवल पे आ जाए। जो बंदा 3 साल के ग्रोथ में 2 करोड़ से सीधा 26 करोड़ पे पहुंच सकता है, वो सिर्फ 6 करोड़ की वजह से, तो वो सपोर्ट उसके लिए आगे के लिए कैसे होगा? वाह, इट्स अमेजिंग। मतलब मुझे वो सबसे जर्नी उसके लिए, वो जर्नी, कितने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट, और एक सही व्यक्ति सही समय पे सही जगह पे उसको मिल गया तो कितना कुछ बदल गया। और वही बैंक और उसी का बैंक था, और वो बैंक मना कर रहा था कि नहीं करूँगा। और ये अभी एक हमने पॉडकास्ट शूट किया था अनुराग मित्तल जी के साथ, उसमें हमने इस बारे में बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि क्यों सेम बैंकर मना करता है और उसी सेम बैंकर के पास एक आपके जैसा व्यक्ति ले जाके उसी बैंकर से वही प्रपोजल अप्रूव करा लेता है। दैट इज़ द डिफरेंस।
और अगेन मैं काफ़ी व्यूअर्स को बता दूं यहाँ पर कि आपके बैंकर्स नो डाउट वो भी अच्छे लोग हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, बट स्टिल कुछ गैप्स होते हैं जो नेचुरली क्रिएट होते हैं, जो सर जैसे लोग फील करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वर्किंग कैपिटल की आजकल हमारी इंडिया में बहुत ज़रूरत है, सभी बिजनेसेस को ज़रूरत है ना। प्रॉब्लम ये है कि कभी डीपी नहीं बनता है, या कभी कोलेट्रल नहीं है, कभी और इश्यूज़ हैं, या किसी का कह लीजिए वर्किंग कैपिटल बिल्कुल फुल चल रहा है, मतलब जितना मिल सकता था, जितना दिया जा सकता था, ओवर लेवरेज चल रहा है, ओवर लेवरेज चल रहा है, बल्कि हम ये बोलेंगे। उन लोगों को किस तरह से और फंडिंग लग रही हो तो वो कैसे लें? ये आज की डेट में कोविड के बाद, पहले भी होता था पर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया ये तरीके के लोन जो हैं, जिसे हम कहते हैं PID, SID। PID का फुल फॉर्म मैं कहूँगा तो परचेज इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ओके, सेल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ओके, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, DOD। ओके, जब से अगर आपने नाम सुना होगा, फिनटेक कंपनीज बहुत आ गई हैं। हाँ, जब फिनटेक्स आई तो बैंकों ने भी अपना बोला कि यार ये चीज़ तो अच्छी है और दी जा सकती है, गैप है। अब बंदे के पास कोलैटरल नहीं है तो ये तो है नहीं कि कोलैटरल की वजह से बिजनेस ही ना कर पाए फिर ये, पर पैसा तो चाहिए ना कहीं। और ग्रोथ अच्छी चल रही है, सिविल अच्छा है, कभी बैंकों का डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कभी किसी का कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, सारी चीज़ें हैं। तो कुछ फॉर्मेट ऐसे आए जब से ये फिनटेक्स आए, या बहुत सारे बैंकों ने पहले भी करती थी बट बहुत एक्टिव नहीं था, बैंकों ने फोर्स वो नहीं किया। तो क्या होता है कि आप एक OD लिमिट तो लेकर बैठे हो, CC लिमिट लेकर बैठे हो, आपने कोलेट्रल दे दी, अब बैंक कह रहा है यार इसका जितना देना था मैंने आपको दे दिया, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, मेरी बैंक की पॉलिसी अलाउ नहीं करेगी, ठीक है ना। जिसे अगर कई बार कहते हैं यार मैंने 3 महीने के लिए तुझे पैसा दे दिया, पर वो 3 महीने के बाद विड्रॉ कर देता है, नहीं है। अब उसको कंटिन्यूसली चाहिए, परचेज के लिए पैसा चाहिए। अगर वो SID कहता है कि कोई कस्टमर बहुत अच्छा है तेरा, फॉर एग्जाम्पल अडानी आपसे माल ले रहा है, ठीक है ना, बैंक को सिक्योर है कि ये पैसा इसका पास 100% 60वें दिन पहुंच जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि ये नहीं तो हम छूट जाएगा टॉपिक, हम इसको 1 बाय 1 स्लाइसिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PID की। PID एक्चुअली कैसे काम करता है? PID ऐसे कैसे, इसमें PID कैसे काम करता है, देखिए सिंपल बात है, मैं एक एग्जांपल लेकर चलूँगा। एक बंदा सरसों की तेल की फैक्ट्री है उसकी, ठीक है ना। अब उसको रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सरसों खरीदे, या तो वो खरीदेगा ट्रेडरों से, या फार्मर से, या नहीं तो मंडियों से, ठीक है ना। वहाँ पे उसको पैसा देना पड़ता है, चाहे पर उधारी कई बारी मिल जाती है, ट्रेडर दो उधारी दे देगा, 15 दिन की उधारी दे देगा, फार्मर बोलेगा मैं तो सर पैसे दे दो ले लो, 7 दिन की उधारी भी नहीं दे सकता, पर मंडी से भी उठाएगा, मंडी से तो बोली लगती है, पैसा देना ही पड़ता तभी माल मिलता है। अब माल तो उसने ले लिया, उसको प्रोड्यूसिंग करने में टाइम लगा कम से कम 20 या 25 दिन का, क्वांटम बनेगा तभी माल भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल रुचि सोया है या कोई है, वो बड़ी कंपनी है, वो कहते हैं माल तो ले लूँगा पर मैं दूंगा 45 दिन में। तो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल हुआ उसका, 1 तारीख को माल खरीदा पर पैसा मिला उसका, पूरी साइकिल हुई 80 दिन में कंप्लीट। तो 80 दिन तक तो पैसा आएगा ना, तो बीच में ऑपरेशनल कॉस्ट भी करने, कैसे करूं, माल भी लूं, ये भी करूं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी करूं, रेंट भी दूं, ये भी दूं, खर्चा दूं, वो भी दूं, पैसा तो 80 दिन में आएगा। तो ये गैप है, तो वो वर्किंग कैपिटल से कम पूरी करते थे। अब बिजनेस तो और बढ़ रहा है, तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि मेरा 80 दिन में पैसा वापस आ रहा है पूरा प्रोडक्शन करने का। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी बैंकों ने भी, जो मैं कह रहा हूँ, और बहुत सारी NBFC, बहुत सारी फिनटेक, उन्होंने बोला कि आपका बुक साइज इतना है, आपको महीने में लगभग 1.5 से 2 करोड़ या 5 करोड़ या 7-8 करोड़ या 10 करोड़ रुपए का गैप नजर आ रहा है मुझे, मैं आपको ये अनसिक्योर्ड देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है ना, बट 90 डेज की रोटेशन के लिए दूंगा। आप माल परचेज करो, वो इनवॉइस मुझे दो, लास्ट 25 डेज का परचेज इनवॉइस मैं आपको पेमेंट कर सकता हूँ। तो 100 रुपये का बिल है,
आपका एक कोलेट्रल जैसे लगेगा 10% या 20%। कोलेट्रल भी क्या है, किससे कैश मार्जिन जिससे कहते हैं एफडी, मतलब इतना मार्जिन आपको देना पड़ेगा 10% से लेकर 15% या 20%। ये मार्जिन दो, 100 रुपये का बिल का पेमेंट मैं आपको पूरा दे देता हूँ। बैंक इस पे क्या चार्ज करता है फिर? रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल है, इसमें शुरुआत 10% से लेकर, बैंक जो नॉर्मली करती है वो 9.5 से लेकर 10.5 तक दे देती है। आपकी रेटिंग आपके बिजनेस के ऊपर। और जहाँ एनबीएफसी आती है, क्योंकि एनबीएफसी का पैसा महंगा है, तो वो 11%, 12%, 13%, 14%, मैक्सिमम 15% में दे देता है। ओके, ये हो गया पीआईडी। एसआईडी क्या होता है? एसआईडी होता है सेल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग। वो किस तरह होता है? सेल इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता है, ये आपके बायर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपका बायर कैसा है, उसकी बुक्स कैसी बोलती है, उसका पेमेंट साइकिल अच्छी है कि नहीं, उसकी रेटिंग अच्छी है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपकी बुक्स तो ठीक है, सो चल रही हैं, बट बायर बहुत अच्छा है आपका। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको हैदराबाद का केस के बारे में बताया, उसका बायर टाटा था। टाटा के ऊपर बैंक को बड़ा भरोसा है कि यार ये तो पैसा कहीं ने मरना ही नहीं है, पैसा आएगा ही आएगा अनटिल, और वो है, और एक्सेप्ट किया हुआ बिल, मतलब वी हैव एक्सेप्टेड योर मटेरियल, देन आई हैव टू गिव टू द कस्टमर। तो क्या होता है, आप माल देंगे टाटा को, टाटा को बिल जाएगा, बिल वो बोलेगा ओके मटेरियल एक्सेप्टेड, योर पेमेंट विल बी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर 60 डेज। वो बिल को बैंक डिस्काउंटिंग कर देगा। डिस्काउंटिंग कैसे करेगा, आपका 100 रुपये का बिल है, आपको 85 रुपीज़ का पैसा दे देगा। आप उसको वर्किंग कैपिटल में विद इन 48 आवर्स आपको पैसा मिल जाता है, बिल के एक्सेप्टेंस के बाद। आपको पैसा आ गया, आपको 60 दिन तक तो नहीं रुकना पड़ा। आप वर्किंग कैपिटल तो जो थी वो तो यूटिलाइज थी, ये पैसा जो आया फिर वर्किंग कैपिटल में यूज कर लो, परचेजेस में यूज करो, उसमें यूज करो, ऑपरेशन में यूज करो। इसमें चार्ज किस तरह करते हैं बैंक? सेम जो पीआईडी में वो एसआईडी में। एक क्वेश्चन और है कि क्या पीआईडी और एसआईडी एक साथ किए जा सकते हैं? डिपेंड करता है, लाइक डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ों के एंकर अच्छे होने चाहिए, कस्टमर भी और बायर भी अच्छा होना चाहिए। दोनों एंड स्ट्रॉन्ग चाहिए, दोनों हैंड स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मतलब किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं, पर उसमें से मेरे एक्सपीरियंस, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत लोग हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले बैठे, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने किसी भी कस्टमर को पीआईडी और एसआईडी दोनों नहीं दिलाया, मैंने सिर्फ पीआईडी दिलाया या एसआईडी दिलाया। ओके, दोनों में से एक ही चीज़ के लिए चाहिए उसको। आप क्या रिकमेंड करते हो, दोनों एक साथ करना चाहिए क्या? जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं ये कहता हूँ इंडस्ट्री की कमाई होती है, हर एक इंडस्ट्री का एक प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब आप सीमेंट ले लो, स्टील ले लो, प्रॉफिट मार्जिन नहीं, क्वांटम बहुत है पर टर्नओवर बहुत जाएगा, मार्जिन नहीं है। कोई बंदा 12% 14% अफोर्ड नहीं कर पाएगा। प्री प्रोसेसिंग फीस भी आती है, क्योंकि ये सारी जो दी जाती है 1 साल की दी जाती है, हर साल आपको रिन्यू करना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 12% पे पैसा उठाया तो अनसिक्योर्ड दे रहा हूँ, तो बैंक बोलेगी 2% 1.5% की प्रोसेसिंग फीस दो। दैट इज एडिंग टू द सेम बिकॉज इट इज ओनली फॉर 1 ईयर। तो 12 + 2%, ऑब्वियस है बैंक मुझे दे नहीं रही है, मैं कस्टमर से लूंगा, मैं बोलूंगा सर मुझे 2% दो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब मार्जिन्स, तो आपका 14% हो गया। अगर कोई पैसा मैं 1 करोड़ रुपए उठा रहा हूँ, तो 14 करोड़ रुपए का ऐड हो गया ना वो पूरा, क्योंकि साल भर के लिए तो दे रहा हूँ मैं आपको। और 90 डेज में आपको रोटेशन वापस भी करना है, फिर 90 डेज में फिर दोबारा चालू करना है। इसमें एक चीज़ और बताना, आपने 2 प्रोडक्ट और बताए थे, WCDL एंड WCTL। तो ये WCDL की बात करें, व्हाट इज दिस? वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। ये भी एक पीआईडी है एक तरीके से, पर नाम दूसरा दे दिया, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। वो भी 90 डेज के लिए रोटेशन के लिए मिलता है। ओके, और दूसरा उसमें वाला भी इंटरेस्ट बढ़ता है। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, वहाँ आप ईएमआई देते हो जरा सा। ओके, पर वर्किंग कैपिटल जितना आप यूज करोगे टर्म लोन के हिसाब से दे रहे हो, क्योंकि वो भी डाउन करना है ना उसको। डीओडी के पैटर्न में? हाँ, डीओडी हो गया या कुछ कह लो, तो है फॉर्मेट वो ये, पर है सारी चीज़ें एक तरीके से ही कि मैं आपको कुछ बिजनेस के लिए पैसा दे रहा हूँ, आप मेरे को 90 डेज में वापस करोगे, फिर 91 डेज के लिए फिर शुरू करूँगा, फिर 90 डेज में वापस करोगे। आपकी साइकिल मैंने आपकी 90 डेज की बना दी,
क्योंकि जब मैं डेटर एजिंग लेता हूँ, सब कुछ लेता हूँ, तो उसमें सारा पता चल जाता है कि किसको मैं SID दे सकता हूँ, किसको मैं PID दे सकता आपने वर्ड अभी यूज किया डेटर एजिंग, ये क्या चीज होती है? हूँ। डेटर एजिंग क्या होता है कि नॉर्मली मैं किसी को माल दे रहा हूँ, डेटर मतलब होता क्या है, आपका बायर। मेन चीज़ है, एक सिंपल लैंग्वेज में कहो, आपका बायर, आपका ग्राहक कौन है। हर ग्राहक हर समय आपको पैसा लेकर नहीं आ रहा है, या तो आप कुछ, मैं नाम कहूँ तो अफीम तो नहीं बेच रहे हो, तो आपके पास लेकर आएगा, या गोल्ड बेच रहे हो तो भाई रखेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हर कोई बोलेगा यार मेरा भी एक स्टैंडिंग है, मेरे को भी चाहिए, मैं भी आगे बेचूंगा या मैं भी कुछ पूरा प्रोसेस करूंगा इसको, क्योंकि आप B2C नहीं करे, कभी B2B भी कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ उधारी देनी पड़ती है। अब वो जो वर्किंग कैपिटल निकालते हैं बैंक, वो कहते हैं 90 डेज से ऊपर होगा। इंडस्ट्री वेरी करता है, कई बार 90 डेज भी होता है, 120 डेज का भी साइकिल होता है, पर इंडस्ट्री वेरी करता है। तो जब बैंक ये करता है कि मैं डेटर उतने ही लूंगा तेरे जो 90 डेज, जो इस इंडस्ट्री का 90 डेज वाला है, अगर तेरी ये वाली इंडस्ट्री है तो जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 120 दिन भी ले लेगा बैंक, क्योंकि पेमेंट जाती है उस टाइम, इतने टाइम लेट होता है कई बार। तो मैं इतने वाले डेटर को मैं आपको SID करूँगा डेटर्स को। इसका बैलेंस शीट और फंडिंग पे क्या असर आता है डेटर एजिंग का? उसमें कैश फ्लो आता है ना, कि कंपनी का कैश फ्लो कितना फास्ट है, 1 रुपया कितनी बारी रोटेट कर रहा है वो, क्या वो पैसा रुक तो नहीं गया इसका, वो डेटर मर गया है, वो पैसा ही नहीं आएगा उसके पास। तो आपकी बात को अगर समराइज तो वो बुक्स के बैड डेट्स हो गए ना, वो पैसा ही नहीं आया, इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी आपकी? करेक्ट। तो पैसा मर गया, तो वो पैसा तो आपने मतलब आपने अपने डेटर को देखा ही नहीं था देने से माल से पहले। करेक्ट। कोइंसिडेंस है, कई बारी होता है, कोइंसिडेंस हो जाता है, कई बारी कहते हैं लोगों को पता होता है, बस अपने ब्रांड को देखते हैं, यार ये बड़ा ब्रांड है मैं इसको दे देता हूँ जी। जैसे अगर मैं इसमें नाम कैसे नहीं कह सकता, वो डायमंड मर्चेंट है, वो चले गए, उसको उधार तो दे दी थी PNB ने, बट वो पता चला जी वो क्या स्कैम करके गए, बट मरा कौन एंड ऑफ द डे? एक तो जो जिसने माल उसको दिया था, करेक्ट, और एक जिस बैंक ने उसको पैसा सपोर्ट किया था कि भाई इसको माल दो, ये अच्छा है, तो वो साइकिल को देखता है, आपके डेटर एजिंग से देखता है, हाँ यार इसका ये डेटर एजिंग ये 2 साल से इसके साथ कर रहा है, टाइम पे पैसा दे रहा है, हाँ इसको हम SID दे सकते हैं। मतलब यहाँ 2 चीज़ें बैंकर चेक कर रहा है, एक तो कितने समय से वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा वो कितने समय में आपको पेमेंट कर रहा है। हाँ, अगर उसकी डेटर एजिंग 3 महीने से ज़्यादा है या जो भी आपका लाइफ साइकिल है, हाँ, उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन। नॉट इंडिकेशन, ये पैसा मरेगा इसका, इस वाले डेटर को हम कभी कंसिडर करेंगे नहीं। आपके DP जब कैलकुलेट होते हैं, वो डेटर में डेटर एजिंग मंगाता है, तो वो डेटर एजिंग में अगर वो कोई ऐसा भी होगा ना डेटर, बोलेगा इसको DP में कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, इसको हटाओ, और उसकी वजह से हो सकता है बस लिमिट हो, बट उसको ब्लॉक कर दे, वो मना कर देगा, DP नहीं बनेगी, DP नहीं बन रही है भाई, ये डेटर है ही नहीं तो DP नहीं बन रही तेरी, तो मैं तो तुम्हारा गैप ही नहीं है। करेक्ट। एक सर इंपॉर्टेंट चीज़ और ये भी है कि ये सब जो प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या बैलेंस शीट में भी आते हैं? हाँ, ये PID और SID ये ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग होती है। मतलब ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग में आपको कहूँ, आपने मुझे बिल दिया, हाँ, ठीक है ना, मैंने पेमेंट किसको करी? वेंडर को, हाँ, ना तो आपके अकाउंट में आई, हाँ, ना आपके उसमें गई, हाँ, वेंडर को गई, हाँ, वेंडर ने आपको माल दिया, हो गई पेमेंट, गई आपका पेमेंट आई, हाँ, ठीक है ना, आपने मुझे पेमेंट रिटर्न करी, हाँ, ठीक है ना, आप इंटरेस्ट दे रहे हो मुझे, तो ये मेरे सिविल में भी चढ़ता है कि नहीं? कई चल लोग चढ़ाते हैं, ऑब्वियस सिविल में तो चढ़ता ही है, नज़र आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि बैंकर के आज की डेट में बहुत सारे एक सिविल ही नहीं है, बहुत सारे एक चीज़ें खुल गई हैं, क्योंकि सिस्टम इतने अच्छे बन गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है बैंकर को, हाँ यार ये आदित्य बिरला को 5,900 क्यों गए 5,900 मतलब लॉगिन मतलब ये वहाँ पे लॉगिन हुई थी और ये सिविल चेक हुआ होगा, देखो इसको, तो वो कहीं ना कहीं बैंकर उसको ढूंढ लेता है कि हाँ भाई ये बैंक में गई थी, इस बैंक में रिजेक्ट क्यों हुई, किस लिए हुई।
आप नहीं बताओगे, वो अपने सोर्सेज से पता लगा लेगा, पता क्योंकि लगा कोई ना कोई बैंकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े क्या सर, प्रोफेशनल बात, मतलब मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि सभी बैंकर जो हैं आपस में एसोसिएटेड हैं और ये उनके ड्यू डिलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आपस में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ, हो सकता है आज आदित्य बिरला वाला टाटा में जॉब किया हो, टाटा वाला कहीं और जॉब किया हो, तो वो जानता है प्रीवियस नेटवर्क की, तो वहाँ एक फ़ोन लगाएगा और फ़ोन लगा के तुरंत, इवन दो मैंने तो ऐसा भी सुना है कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, हाँ होते वो उसमें पोस्ट कर देते हैं कि भाई ये प्रपोजल है, इस नाम से आया है, ये पैन नंबर है, तो आपने रिजेक्ट किया था, कैन यू टेल मी द रीज़न। इवन दो जिसने रिजेक्ट किया था वो तो डाल ही देता, किसी और का फीडबैक होता वो भी दे देता है कि ये जो क्लाइंट की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। क्योंकि अब आप देखो ना, पहले आरसीयू वगैरह नहीं होता था, करेक्ट। अब आरसीयू हो गया है। हम्म। और that is good. आरसीयू जब विजिलेंस देखता है तो कई चीज़ें देखता है, क्योंकि मैंने एक बार ही देख रखा है आरसीयू ने क्यों रिजेक्ट किया। यार ये साइन मैच नहीं कर रहे, ये किसने साइन किए हैं, ये बिजली का बिल इसका नहीं है, इसमें कुछ एडिटेड लग रहा है। क्योंकि आज के सॉफ्टवेयर इतने आ गए हैं, नाम चेंज कर देते हैं लोग बिजली के बिलों में, ओनर मेरे को दिखाने के लिए कि मेरा ये रेजिडेंस है, ओनरशिप है, फौजरी करते हैं, फौजरी करते हैं, तो आरसीयू चेक करता है। दिस इज अ बिग क्राइम अगर आप फौजरी कर रहे हैं तो, है ना। तो वो आरसीयू जब डालता है तो आरसीयू एक क्या कहते हैं वो, ब्लैक बॉक्स कहते हैं क्या, किसी में डाल देता है, सॉफ्टवेयर है हंटर नाम का, हंटर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, आपने बड़ा सही बोला, वो हंटर में डाल देता है। उसके बाद आपको फंडिंग कभी नहीं मिलनी। और हंटर में अगर आपको मिल गई तो, अगर आपकी कोई बैंक वाले से थी है तो ठीक है, नहीं अगर हंटर में है तो वो बैंक वाला बोलेगा ये हंटर में क्यों लिखा है, इस आरसीयू वाले ने कुछ तो वजह से लिखा होगा इस हंटर के अंदर। वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे ज्यादा भरोसा करते हैं रेदर देन यू। यस, क्योंकि वो उनके सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो उन्होंने बना दिया है, क्रेडिट उन्होंने बोल दिया कि यार ये मेरे ये 10 गाइडलाइंस है, 10 गाइडलाइंस में हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा रिजेक्ट, रिमूव। अगले 5 साल में एमएसएमई फंडिंग को आप कहाँ देखते हो? अगर मैं कहूँ, वैसे तो मैं पॉलिटिकली लोगों को कहूँगा कि यार अगर मोदी साहब रहे तो एमएसएमई को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। बहुत पीएलआई स्कीम्स निकाली हैं जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आई हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 6.5% पे भी बैंक को कस्टमरों को लोन मिलता है, सबवेंशन स्कीम्स में लोन मिलता है, पीएलआई स्कीम्स में लोन मिलता है, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। अगर सही तरीके से कोई काम करे तो मैं ये कहता हूँ एमएसएमई से ज़्यादा बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला कोई नहीं है। करेक्ट। गवर्नमेंट कब तक अपने बलबूते पे एम्प्लॉयमेंट देते रहे? अगर लोग अपने कागजों को और कई कंसल्टेंटों को, सीईओ को फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करना चाहती है। आज की डेट में 5 लाख रुपए से लोग लोन मिलता है और 10 करोड़ तक लोन मिलता है, 20 करोड़ तक का लोन अनसिक्योर्ड कर दिया है। और बहुत सारी स्कीमें जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है अगर ये आप सोशल चीज़ के लिए कर रहे हो, जैसे आपकी सोलर है, सोलर नेसेसिटी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए आपको, करेक्ट, तो गवर्नमेंट बोल रही है मैं खरीदेगा कौन, मैं ही तो खरीद रहा हूँ। तो बैंक बोलती है यार मेरे को इतना सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 25% सिक्योरिटी पे 2.5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी पे 10 करोड़ रुपए की फंडिंग कर रहा हूँ। क्यों? गवर्नमेंट कह रही खरीदेगा कौन, मैं ही तो खरीद रहा हूँ। राइट। पेमेंट किसके पास आएगी? जिस बैंक ने लोन दिया है। करेक्ट। तो पैसा किसके पास आया? बैंक के पास पहले। अगर उसने किस्त नहीं दी तो बैंक तो पहले पेमेंट ही पहले रोक के बैठ जाएगी, बोले पेमेंट तो मेरे पास आई है डिस्कॉम से, मतलब गवर्नमेंट ने बिजली खरीदी आपकी तो पैसा तो मेरे पास ही आया, सारा एस्क्रो मेरे पास पड़ा हुआ है। करेक्ट। तो मैं आपकी सारी जो बिजली प्रोड्यूस करोगे तो उसमें से पैसा तो पहले इंटरेस्ट तो मैं ही काट लूंगा, और वो तो ऑटोमेटिक होना ही है, होना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बैंक गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत फोकस कर रही है। बहुत सारे वेंचर्स भी निकले हैं, वेंचर डेट्स निकले हैं, सिडबी जैसी बैंकें निकली हैं, और बहुत वो लोग भी इन्वेस्ट करती हैं, बैंकें करते हैं, एमएसएमई कोई नया इनोवेशन हो रहा है। रिन्यूएबल आज की लिथियम बैटरी से इंपॉर्टेंट हो गया है, आपकी बैटरी पुरानी रिजेक्ट होनी है, नई वाली बननी है, उसको लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचे ना, उसके लिए गवर्नमेंट आपको देने को तैयार है। एक चीज़ और सर, अगर आपके पास 5 मिनट हो और आपको एक एडवाइस देना हो ये बिजनेस ओनर्स को, तो क्या देंगे? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि
इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। एक विजन होना चाहिए, और विजन के साथ एक प्रॉपर गाइडलाइन से अगर वो काम करे, फॉलो करे, तो काम होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक आपको, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, बहुत सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें, बट इट इज़ ऑलवेज यू हैव टू फॉलो द कंप्लाइंसेस पार्ट। कंप्लाइंसेस फॉलो करिए, सब कुछ करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में अगर मैं एक एग्जांपल करूँ, मैंने एक चॉकलेट बनाने वाली बेकरी को, कंपनी को दिया था। आज उसकी पहले 2 आउटलेट थी, आज उसकी 24 आउटलेट है। एक पिज़्ज़ा वाला है जिसकी सिर्फ 2 आउटलेट थी, आज 60 आउटलेट्स है पैन इंडिया। वाह। और कहीं नहीं, एक गोहाना शहर में रहता है, गाँव के अंदर। गाँव के अंदर रहता है वो? गोहाना, अगर सोनीपत आपने सुना हो, हाँ। गोहाना है, उधर एक गांव है। हाँ। 2 आउटलेट साथ 60 आउटलेट पे लेकर बैठा है। वाह, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेटर किया उसने। और कितनी नहीं हुए, 4 साल हुए बस उसे, बट उसे सारी की पॉलिसी प्राइवेट लिमिटेड बनाई, DPIT रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ ये किया, प्राइवेट वो सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस पर, GST से माल बिकना चाहिए, फ्रेंचाइजी को भी GST पे दूंगा, कोई नंबर 2 का काम नहीं करूँगा। जब सारी चीज़ बुक्स में आएंगी तो बैंक, मैं कहता हूँ आपको बैंक नहीं दे, मैं मना ही नहीं कर सकता, बैंक मना ही नहीं ये करता। आपकी बात को अगर मैं समराइज़ करूँ तो सर, जो मुझे समझ में आया कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक अच्छी टीम का होना है ना, क्योंकि ये सब काम वो अकेला भी नहीं कर सकता। उसने एक सही टीम के साथ ये सब चीज़ें फॉलो करी तो ये सब इतना सरलता से हो पाया और इतने कम टाइम फ्रेम हो पाया। एक बुक अगर आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को या सभी व्यापारियों को पढ़ने का बोलेंगे तो कौन सी होगी वो? सर मैं एक्चुअली ज़्यादा पढ़ाकू कीड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत बताऊँ, मैं प्रैक्टिकल बहुत मैंने किया है। ओके। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है फिर? मैं आप कहता हूँ, मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ, तो सुनता बहुत हूँ, सुनता बहुत हूँ। आपके लिए फिर एक बुक हम अपनी तरफ से गिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में एक रूल है कि हमारे सभी गेस्ट को हम लोग ये गिफ्ट करते हैं। सो दिस इज द बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को पढ़ें और आपके जो थॉट्स हों वो हमारे चैनल के ऊपर शेयर करें। जरूर, नेक्स्ट बारी आप बुलाएंगे तो मैं जरूर इसके बारे में पूरा पढ़ के पहले बताऊंगा। अगर कोई चीज़ होगी और मैं कहूँगा कि ये चीज़ मैंने भी फॉलो करी है, तो जिसने ये लिखा है उसने पूरा प्रैक्टिकल लिखा होगा। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बुक शायद 1920 के आसपास की है। एंड इन्फ्लुएंस पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। बातों को तोलो और मोलो के पूरे बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू मृत्युंजय सर, आपने अपना जो टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, इतना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बताई। इनमें से बहुत सारी स्कीम बहुत सारे लोगों के काम की हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जल्द ही हो सकता है आपसे संपर्क करें इन सब चीज़ों के लिए। एंड अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं पॉडकास्ट को। थैंक यू।